हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वे पे। मैं जुम सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस नए वीडियो में जो आधुनिक भारत के इतिहास से है। और इसका जो टॉपिक है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण है जो 1885 से 1905 के बीच चला था। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस पीरियड में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उससे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, और पिछले भी कई एग्जाम में प्रश्न बने हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पे और देखेंगे कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें कहाँ से इसमें प्रश्न बनते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसका जो प्रथम चरण है वो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 के बीच चला था, जो इसका प्रथम चरण था। यह उदारवादी राष्ट्रवाद का दौर था। जो प्रथम चरण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो उदारवादी चरण था। दूसरा चरण 1905 से 1919 के बीच चला था, जिसे हम लोग क्रांतिकारी या उग्रवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा और लास्ट चरण था वो गांधी का अभ्युदय था। मतलब ये जो लास्ट वाला चरण था वो गांधी का आगमन, गांधी युग था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम चरण कांग्रेस के इस चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता था। इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथों में था। इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रास बिहारी घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद चार्लू, मदन मोहन मालवीय आदि प्रमुख नेता शामिल थे। जो भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष का, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण था, जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ था उसका जो पहला चरण था वो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 वहां से चला था और 1905 तक चला था। तो इसका जो प्रथम चरण है उसे हम लोग उदारवादी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह उदारवादी चरण था, क्योंकि इसमें जितने भी नेता शामिल थे जैसे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी आदि जितने भी इसमें नेता शामिल थे ये उदारवादी प्रवृत्ति के थे। और ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से, ये संविधान के माध्यम से ब्रिटिश संसद में अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते थे, अपनी मांगे प्रस्तुत करना चाहते थे। और वो ये सोचते थे कि अंग्रेज उनकी बात सुनेंगे और उनके भारत के हित में भला करेंगे। तो ये प्रथम चरण जो था ये उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये सारे प्रमुख नेता शामिल थे। नेक्स्ट है उदारवादी कानूनों के दायरे में रहकर अपनी मांगों को ब्रिटिश सांसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे अहिंसक और एवं संवैधानिक प्रदर्शन के पक्षधर थे। जो उदारवादी जो नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये जितने भी नेता थे ये लोग, तो ये क्या थे, उदारवादी थे। और ये उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अपनी मांग को पूरा करना चाहते थे। तो ये हिंसा के विरोधी थे, ये अहिंसा के पक्षधर थे। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोई उचित हल निकालेंगे। ऐसा उदारवादियों का सोचना था कि जो भारत की समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो अंग्रेज है, ब्रिटिश सरकार जो है वो कोई उदारवादी हल निकालेंगे, इसका कोई उचित हल निकालेंगे। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है। उदारवादी नेता ये समझते थे कि ब्रिटेन से जो भारतीयों का संपर्क है वो भारत के हित में है, इससे भारत को बहुत लाभ मिलेगा। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। अपने जो इनके उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए उदारवादी नेताओं ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने दो प्रकार की नीति का अनुसरण किया। पहला था भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं एकता स्थापित करना। और दूसरा था ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना तथा ब्रिटिश जनमत तैयार करना। ये दो नीति थी किसके, उदारवादियों की। अपनी बातों को ब्रिटिश सांसद के समक्ष रखने में और अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने इन दोनों नीतियों का अनुसरण किया, जिसमें पहला था भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की चेतना जागृत कर राजनीतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना और एकता स्थापित करना।
और दूसरा था ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करना तथा ब्रिटिश जनमत तैयार करना। नेक्स्ट है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान हुई थी पहले चरण में, उसमें हम देखेंगे बंगाल का विभाजन। तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन जो था उस समय वो वायसराय था जिसने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ और 1911 को विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बंगाल का विभाजन किसने किया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ से भी अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न कि विभाजन का निर्णय कब लिया गया था। तो 20 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया गया था और 16 अक्टूबर को विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ था। तो यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि विभाजन जो है वो कब प्रभावी हुआ। तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हुआ और 1911 को विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन के कारण, अब बंगाल का विभाजन किया गया था तो इसके कुछ कारण रहे होंगे। तो इसके क्या कारण थे? प्रशासनिक सुधार, लेकिन वास्तविक कारण बढ़ते राष्ट्रवाद को कम करना तथा फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना था। जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा था तो लॉर्ड कर्जन ने, अंग्रेजों का ये कहना था कि बंगाल का जो प्रांत है वो काफी बड़ा है जिससे प्रशासनिक कार्य करने में उन्हें असुविधा होती है, जिसके कारण बंगाल का विभाजन कर दिया जाए ताकि उन्हें प्रशासन को ठीक से चलाया जा सके। लेकिन असल मकसद उनका था कि भारत में उग्र हो रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना था, उन्हें समाप्त करना था, क्योंकि उस वक्त में जितने भी आंदोलन आंदोलित हो रहे थे वो बंगाल से ही हो रहे थे और बंगाल में एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसमें पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम की संख्या बहुत अधिक थी और दोनों में एकता थी। तो इसी एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने बंगाल के विभाजन की योजना बनाई। उनका मेन मकसद था फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना, लेकिन उन्होंने बात ये बनाया कि उनको प्रशासनिक सुधार करना था। लेकिन इतने बड़े बंगाल के राज को हथियाने के बाद भी अंग्रेजों की ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि वो वहां पे प्रशासनिक सुधार करे। उनकी मंशा बस फूट डालो और राज करो की राजनीति की थी, आपस में एक दूसरे को लड़ाने की थी और बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम जाति के आधार पर करने की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। जब बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया गया तो उसके विरोध में बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया। यहाँ से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि बंग भंग का संबंध किससे है। तो बंग भंग का संबंध जो है वो बंगाल विभाजन से है और इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला गीत लिखा जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमार सोनार बंगला गीत किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, जो बाद में कहाँ का बना? बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। वंदे मातरम के नारे स्वदेशी आंदोलन में दिए गए थे। तो इससे भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि वंदे मातरम का संबंध किससे है, तो वो स्वदेशी आंदोलन से है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा चरण जो है वो 1905 से 1919 के बीच में चला था। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन जो है वो कब हुआ था। तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और इसका दूसरा चरण जो है भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष का जो दूसरा चरण है वो 1905 से 1919 के बीच चला था और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के चलाने को लेकर ही 1907 में सूरत में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। वो क्यों हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन को चलाने को लेकर दोनों दलों में मतभेद हो गया था। नरम दल चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, लेकिन गरम दल चाहते थे कि उन्हें पूरे देश में फैलाया जाए। तो इसीलिए दोनों में मतभेद हुआ था और कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और घोष
शामिल थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि लाल बाल पाल में लाल कौन थे, बाल कौन थे और पाल कौन थे। तो लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो स्वराज की प्राप्ति थी। जो ये उग्रवादी नेताओं का जो उद्देश्य था ये स्वराज की प्राप्ति थी। बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। ये जो आंदोलन थे ये 1893 से ही शुरू होने लगे थे। वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो जानना जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो वैलेंटाइन शिरोल था जिसने भारतीय अशांति का जनक कहा था बाल गंगाधर तिलक को। 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या की थी। तो 1897 में जो चापेकर बंधु थे उन्होंने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी थी। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन जो था, जो घटना थी, उसमें सबसे पहला यही था चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या। 1904 में वीडी सावरकर ने गुप्त तथा अभिनव भारत की स्थापना की। तो ये जो दूसरा चरण था क्रांतिकारी चरण के नाम से इसे जाना जाता है, क्रांतिकारी या उग्रवादी चरण। क्रांतिकारी या उग्रवादी चरण था जो दूसरा चरण 1905 से 1919 में शुरू हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, पहला जो क्रांतिकारी घटना थी वो ये था कि 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड एयर्स्ट की हत्या कर दी थी। दूसरा 1904 में वीडी सावरकर ने गुप्त सभा अभिनव भारत की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को गुप्त रूप से ये बढ़ावा देता था, जो अभिनव भारत था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वीडी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो 1904 में की गई थी। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं कि अभिनव भारत की शुरुआत कब की गई थी, स्थापना कब की गई थी, तो 1904 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो वीडी सावरकर के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को गुप्त रूप से बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है 1907 में वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था खून के बदले खून। तो 1907 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 1907 में वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। 1907 में स्टुटगार्ट में मैडम वीकाजी रुस्तम कामा ने भाषण दिया और राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैडम वीकाजी रुस्तम कामा ने राष्ट्रीय जो तिरंगा था वो कहाँ फहराया था, तो स्टुटगार्ट में फहराया था। 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में जज किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। गलती से वो बम जो है कैनेडी के गाड़ी पे गिर गया और उसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जो कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खुदीराम बोस ने 1908 में किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो यहाँ से पूछे जाते हैं कि कब किया गया था, तो 1908 में किया गया था। और किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, तो जज किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। कब दिया गया, 11 अगस्त 1908 को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बने भी है कि खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था, तो 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर्जन वायली की हत्या 1909 में की गई थी। कहाँ की गई थी, लंदन में की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा की गई थी, तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन थे ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहे थे, बल्कि ये हिंदुस्तान से बाहर भी अन्य देश में भी आंदोलन चलाए जा रहे थे।
तो 1 नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसके संस्थापक लाला हरदयाल, अध्यक्ष सोहन सिंह। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना, तो इसका जो उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, तो कब की गई थी, तो 1 नवंबर 1913 में की गई थी। कि जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह थे और इसके जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। और ये कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1913 में किया गया था। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है 1914 में कामागाटामारू एक जापानी जहाज था जिसे गुरुदत्त ने किराए पर लिया था। यह जहाज कनाडा में उतरना था, लेकिन कनाडा की गवर्नमेंट ने इसे वहां नहीं उतरने दिया और उतरने से मना कर दिया। तब ये जो जहाज थी वो डायरेक्ट हिंदुस्तान पहुंचता है और यहाँ पे कुछ मुठभेड़ होते हैं जिसमें उसमें जो जितने क्रांतिकारी कुछ यात्री उसमें शामिल होते हैं, जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत हो जाती है, जिस घटना को नाम दिया गया था कामागाटामारू। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कामागाटामारू क्या है, तो वो एक जापानी जहाज था। इसको किसने किराए पे लिया था, तो गुरुदत्त सिंह ने इसको किराए पे लिया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कामागाटामारू क्या था, तो एक जापानी जहाज था। नेक्स्ट है 1916 में लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ जिसमें गरम दल और नरम दल मिल गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए। जो 1906 में जो गरम दल और नरम दल अलग हुए थे वो दोबारा से 1916 की लखनऊ अधिवेशन में फिर से मिल जाते हैं और इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नरम दल और गरम दल जो मिले तो किस अधिवेशन में मिले, तो 1916 के लखनऊ समझौता में नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए। नेक्स्ट है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन। ये होम रूल लीग जो है ये एक आयरलैंड का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि घर स्वयं का शासन, मतलब घर का शासन। होम मतलब घर, रूल मतलब शासन। तो ये 1916 में शुरू किया गया था। भारत में एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत की और तिलक ने। एनी बेसेंट एक आयरलैंड की लेडी थी जो भारत में आके उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। तो एनी बेसेंट और तिलक ने, जहां एनी बेसेंट ने मद्रास में इसकी शुरुआत की तो वहीं तिलक ने पूना में इसकी शुरुआत की थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी, तो तिलक ने पुणे में की थी और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना मद्रास में की थी। रॉलेट एक्ट 1919 क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए एक सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून लाया गया था जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट की स्थापना 1919 में की गई थी। दरअसल सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया गया था जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना। इसमें एक नियम बनाए गए थे जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति पर यह संदेह हो कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून कहा गया था। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दरअसल डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा हो रही थी। इसी रॉलेट एक्ट के तहत जो कानून बनाए गए थे उसके तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक जनसभा हो रही थी। जिस जनसभा, वो जलियांवाला बाग कहाँ था, तो अमृतसर में था। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा हो रही थी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, जिस पर जनरल डायर ने निहत्थे गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल डायर ने दिया था। तो जलियांवाला बाग में जब जनसभा चल रही थी तो उस पर गोली चलाया गया था जनरल डायर के द्वारा। इसी ने आदेश दिया था गोली चलाने का, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, लेकिन जो कांग्रेस समिति की रिपोर्ट आई थी उसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। अब इसमें एक हंसराज नामक भारतीय था जिसने डायर का साथ दिया था और बाद में यह सरकारी गवाह बन गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि
जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो सरकारी गवाह था वो कौन बन गया था, तो ये हंसराज बन गया था जो भारतीय था। इसके बाद इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया जिसमें 3 भारतीय थे, चीमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और एक तहकीकात कमेटी थी जिसका गठन कांग्रेस के द्वारा किया गया था, जिसके सदस्य गांधी जी और मोतीलाल नेहरू आदि थे। तो ये था हमारा दूसरा चरण। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे गांधी युग, जो कि इसका तीसरा और अंतिम चरण था। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट